कैसे हो बेटा प्यारे बच्चों। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। देखो आज अपन डिस्कस करेंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं किंगडम प्रोटेस्टा के कुछ ग्रुप्स के बारे में। लास्ट क्लासेस में या लास्ट लेक्चर तक में हम लोगों ने बेटा डिस्कस कर लिया था कि हमारे ये जो किंगडम प्रोटेस्टा है उसमें क्या क्या जनरल प्रॉपर्टीज हो सकती है ना बेटा। हमने उसमें देख लिया उसका सेलुलर लेवल कैसा हो सकता है, उसका हैबिटाट कैसा हो सकता है, उसकी रेगुलरिटीज क्या है, न्यूक्लियस की क्या कंडीशन है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कैसे मिल रहे हैं, न्यूट्रिशन सिस्टम किस तरीके का परफॉर्म करता है, रेस्पिरेशन किस तरीके का करता है, रिप्रोडक्शन किस तरीके की होती है, होल सोल उसकी लाइफ साइकिल किस तरीके से परफॉर्म होती थी। ये सारी की सारी चीजें अभी तक अपन ने एक रफ ओवरव्यू अगर अपन कहें तो अपने किंगडम प्रोटेस्टा का हम लोगों ने कर लिया है ना बेटा। अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं किंगडम प्रोटेस्टा को कितने मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और उन मेजर ग्रुप्स को अपन एक एक करके धीरे धीरे से स्टडी करेंगे। कुछ इस तरीके से बेटा अपन स्टडी करेंगे कि आपको बहुत ज्यादा बर्डन में फील नहीं हो कि क्या यार सर आप तो डेली डेली नया नया लेक्चर लेकर के आ जाते हो। नहीं बेटा, छोटा छोटा सा शॉर्ट लेक्चर के फॉर्म में हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, आपको हेक्टिक भी नहीं लगे। ऑल्दो ये चूंकि बेसिक चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं, थोड़ा सा आपके लिए नया है, अभी आप 10th से निकल के आए हो ना, आपने 9th में इन सारी चीजों के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था, वो भी थोड़ा हैवी लग रहा था 9th में, और अब तो सर पूरा का पूरा इनका पहाड़ आ गया है। कोई बात नहीं बेटा, अपन धीरे धीरे करके पहाड़ चढ़ेंगे तो एक दिन पहाड़ भी चढ़ जाएंगे। वो आप लोगों ने कछुआ और खरगोश वाली स्टोरी पढ़ी है ना, कि कछुआ धीरे धीरे करके चलता था और धीरे धीरे चल करके उसने अपना पूरा रास्ता तय कर लिया और अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। तो बस बेटा, अपन लोगों को कछुआ ही बनना है, हम आपको खरगोश बनने की सलाह देते भी नहीं है, हम खुद ही खरगोश ऐसे नहीं बेटा, है ना। कछुए की तरह अपन एक्टिविटी करते हैं, स्लोली बट रिदमिक वे में अपन अपना काम करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, थकान भी नहीं लगे, काम भी हो जाए, कुछ इस तरीके से अपन एक्टिविटी करते हैं। कहने का मतलब ये कि बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट के साथ मजे में अपन अपनी स्टडी को फिनिश करते हैं, ठीक है। जहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन है, जैसे अभी पूरा का पूरा पोर्शन बेटा ना थ्योरेटिकल चल रहा है, तो भी हम आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पे कुछ टेक्निक्स यूटिलाइज होंगी, जहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें होंगी, वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको बताएंगे। मतलब अल्टीमेटली अपनी जो बायोलॉजिकल सब्जेक्ट ना, ये है बड़ी इंटरेस्टिंग, बस उसको कुछ उस तरीके से उसके हिसाब से अपने को खुद को मॉडिफाइड होकर के और स्टडी करनी पड़ेगी। पुरानी स्टडी का पैटर्न खत्म कि अपने को हर चीज को रटना भी नहीं है और हर चीज में बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। मतलब ये कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो एज इट इज है, मतलब है, उनको आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि वो अगर वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है कि अगर ऐसा है तो फिर वो क्यों है। दोनों तरीके से यहाँ अपन अपने काम करेंगे और धीरे धीरे अपन अपनी स्टडी को एक हाई पीक तक लेकर के जाएंगे। मतलब ये 10th के लेवल से आप ये आए हो तो आपको बेसिक से आपको गियर अप देंगे, और जब एक बार जब आप गियर अप हो जाओगे, आपकी गाड़ी 4th गियर में आ जाएगी, फिर तो उसके बाद अपन स्पीडी तरीके से काम करेंगे और फट से आपको उस लेवल पे लेके चलेंगे, पीक लेवल पे। वैसे आपको हम बता दें, शुरुआत से ही हम आपको उसी लेवल की चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, और आई एम श्योर इतना कोई बहुत डिफिकल्ट अभी तक आपको नहीं लगा होगा कि क्या तो सर क्या ही तो बता रहे हो, डेली वही सर, मतलब लगभग 1 महीने होने को आया, वही प्रोकैरियोटिक सेल, वही बैलेंस क्लासिफिकेशन, वही सारी की सारी चीजों में आप गोल घुमा रहे हो बेटा। इसी गोल चक्कर में तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि अपने को घनचक्कर बना देते हैं। हाँ बेटा, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। और पता है, जब आप इनकी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे ना, एमसीक्यू जब आप सॉल्व करोगे थ्योरी पढ़ने के बाद, तब आपको पता चलेगा ओ ये जो थ्योरी का पोर्शन सर ने जो बताया था, ये तो ठीक वही पॉइंट आउट चीज है जो कि एमसीक्यूज में आती है। बिल्कुल बेटा, उतनी ही चीज है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, जो आपके एग्जामिनेशन लेवल के लिए रिक्वायर्ड है, सिर्फ उतनी ही चीजें आपको यहाँ पे दी जा रही है। आपको पूरा गीता ज्ञान नहीं देना है, उसका जरूरत नहीं है, अपने को गीता पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। बायोलॉजिकल पढ़ने लीड लेवल तक की उतनी ही अपने लिए गीता भी है और रामायण भी है ना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं।
किंगडम प्रोटेस्टा को कि अपन ने कहां तक लास्ट टाइम किया था। तो आपको याद होगा लास्ट टाइम अपन ने किंगडम प्रोटेस्टा का पूरा जनरल स्टडी कर लिया और बिल्कुल लास्ट में बोर्ड के इस क्वाड्रेंट पे हमने उसकी लाइफ साइकिल के बारे में कुछ बनाया हुआ था कि गैमेटिक लाइफ साइकिल होती है, ज़ाइगोटिक लाइफ साइकिल होती है, कि ऑर्गेनिज्म का ज़ाइगोट बनने के तुरंत बाद उसमें डिवीजन लगता है, एम कंडीशन आती है, एम कंडीशन आने के बाद कुछ सेल वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होकर के चली जाती है और कुछ सेल होती है जो कि गैमेट की तरह फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है ना बेटा। फिर अपन ने गैमेटिकल लाइफ साइकिल के बारे में भी अपन ने बात की थी, जिसमें अपन ने आपको बताया था कि भैया ये जो गैमेट्स होते हैं जाइगोट में तुरंत मियोसिस यहाँ पे नहीं होती है। जाइगोट आराम से डेवलप होता है, प्रकायदा ग्रो करता है, मैच्योर ऑर्गेनिज्म बनता है। देन उसके बाद उसमें फिर मैच्योरिटी के टाइम पे गैमेट मदर सेल बनती है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है और फिर वो जो गैमेट होते हैं वो जाकर के फ्यूज होते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो गैमेट बने थे वो मियोसिस के थ्रू बने थे, इसलिए गैमेटिक मियोसिस। वहां पे जाइगोट में तुरंत मियोसिस हो गई थी, इसलिए जाइगोटिक मियोसिस, है ना। इतनी बातें अभी तक अपन ने कर ली। अब अपन क्या बोल रहे हैं कि हमारे जितने अपन ने बताया था ना, ये जो प्रोटिस्टियन से बड़ा डाइवर्स ग्रुप है ना बेटा, अपन ने बताया था कि प्रोटिस्टा कैसे है, डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का ये एक ग्रुप है। बहुत ज्यादा इसमें ऑर्गेनिज्म की वैरायटी देखने को मिलती है ना। तो अब उन्हीं को अपन ने छोटे छोटे ग्रुप्स में अपने को डिवाइड करना है ताकि स्टडी के लिए काफी इजी हो जाए। और बेटा आप देखोगे ये छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म बहुत ही क्यूट ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही अच्छे लगेंगे जब आप इनको ऑब्जर्व करोगे, देखोगे तो, ठीक है। इमेजिनेशन करके चलना, देखना, चीजों को अच्छी तरीके से आप समझना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, किस तरीके से इसकी क्या स्टडी यहाँ पे होती है। तो बेटा ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, इसको देखो, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो क्या था, ये सेलुलर लेवल कैसा था, ये कैसी थी, जल्दी से जरा बताना। प्रोटिस्टा की सेल कैसी थी बेटा, इसकी सेल यूनिसेलुलर कंडीशन का ये ऑर्गेनिज्म था ना, और ये यूकैरियोटिक कंडीशन में इसकी सेल आ चुकी थी, है ना बेटा। यूकैरियोटिक कंडीशन की इसकी सेल हो चुकी थी और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किंगडम के बीच की लिंक शो कर रहा था, है ना बेटा। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कि हमारा जो ग्रुप और ये जो प्रोटिस्टियंस है, इसको ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल नेचर आप कह सकते हो, बेसिकली 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। कौन कौन सी सब कैटेगरी हो गई, तो बेटा इसकी ये जो कैटेगरी है, कुछ प्रोटिस्टियंस है बेटा वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। क्या परफॉर्म करेंगे, फोटोसिंथेसिस। तो आप बोलोगे सर ये तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बिल्कुल बेटा, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ही अपन बात कर रहे हैं, बिकॉज जो प्रोटिस्टियंस होते हैं वो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे फोटोसिंथेसिस के ग्रुप को बेटा अपन ने क्या नाम दे दिया, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियंस, ठीक है। क्या नाम दे दिया अपन ने, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियंस। अब ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियंस हैं, इनमें भी अपने को कई सारी ना कैटेगरी देखने को मिलती है। जैसे कुछ होते हैं जिनको कि अपन डायनोफ्लाजेलेट्स का नाम देंगे, कुछ होंगे जो कि क्राइसोफाइट्स की कैटेगरी में आएंगे और कुछ होंगे जो कि यूग्लिनोइड्स की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अब आप बताओगे सर डायनोफ्लैजिलेट्स का मतलब, डायनो मतलब 2, फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला, यहाँ पे 2 फ्लैजिला मिलेंगे, इनकी ये पेकुलियरिटी है। क्राइसोफाइट्स में अपने को सर क्या मिलेगा, क्राइसोफाइट्स में 2 ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, डाइटम्स एंड डेस्माइड। फ्लैजिलेटेड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर हो सकता है, पिगमेंटेड बॉडीज होती है यहाँ पे भी, ठीक है। और थर्ड में अपने को क्या मिल रहा है बेटा, यूग्लिनोइड्स। तो यूग्लिनोइड्स में तो बेसिकली एग्जांपल आप यूग्लिना का नाम आपने सुन के रखा ही है, यूग्लिना वहाँ पे अपने को पढ़ने को मिलने वाला है, ठीक है बेटा। तो ये इतने सारे ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियंस की बात हो गई। फिर इसके बाद अपन बेटा बात करेंगे कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टियंस की। किसकी बेटा बात करने वाले हैं अपन, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टियंस की। नाम से ही कंफर्म है ना, डेड और डीके सब्सटेंस पे ये अपना फूड ऑपरेट करते होंगे, ये सेप्रोबायोटिक नेचर के होंगे। इसमें अपन पढ़ेंगे बेटा स्लाइम माउट्स के बारे में। अब कह सकते हो कि स्लाइम माउट्स लोअर कैटेगरी का फंगस, आप इसको कह सकते हो। ऐसे ही फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियंस को आप फोटोसिंथेटिक एल्गी का नाम दे सकते हो, या लोअर कैटेगरी की एल्गी का आप नाम दे सकते हो, या प्रोटिस्टियन एल्गी का आप नाम दे सकते हो। ऐसे ही बेटा थर्ड कैटेगरी अपने को मिलेगी पैरासिटिक प्रोटिस्टियंस का, या जिनको कि आप नाम दोगे प्रोटोजुअन प्रोटिस्टियंस, ठीक है। तो ऐसे ही अपने को कैटेगरी पढ़ने को मिलने हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, इनकी क्या क्या डेफिनेशन हो सकती हैं और किस तरीके से इनको ग्रुपिंग में रखा गया है, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, अब अपन बात करते हैं प्रोटिस्टियंस की। तो नॉर्मल जितने भी अब ये बेटा प्रोटिस्टा है,
प्रोटिस्टा को अपन जनरली 3 मेजर ग्रुप में अपन इनको डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियंस, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टियंस एंड थर्ड अपने को बेटा क्या मिलता है, देखो पहला क्या मिल गया अपने को फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियंस, फिर क्या मिल गया कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टियंस, और थर्ड क्या मिल गया अपने को प्रोटोजोअल प्रोटिस्टियंस, ठीक है ना। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियंस ये बेटा ऑटोट्रॉपिक नेचर के होंगे, फोटोसिंथेटिक रोल ये प्ले कर रहे होंगे। कंज्यूमर डिकम्पोजर ये सेप्रोबायोटिक नेचर वाले होंगे, और प्रोटोजोअल प्रोटिस्ट ये डेफिनेटली पैरासिटिक नेचर को ये फॉलो करेंगे, ठीक बेटा। देन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियंस में आपको बेटा पढ़ने को मिल रहे हैं क्या, डायनोफ्लाजेलेट्स पढ़ने को मिल रहे हैं, क्राइसोफाइट्स पढ़ने को मिल रहे हैं, एंड यूग्रेनाइट्स पढ़ने को मिल रहे हैं। ऐसे ही कंज्यूमर डिकम्पोजर वाले में आपको पढ़ने को मिलेंगे स्लाइम पॉड्स, एसेल्युलर स्लाइम पॉड और सेल्युलर स्लाइम पॉड्स, ये अपन बात करेंगे। ग्लाइसोफाइट्स में आपको डाइटम्स और डेस्माइट्स भी पढ़ने को मिलेंगे। ऐसे ही बेटा प्रोटोजोअन्स में अपन फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोअन्स, कौन से फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोअन्स और स्यूडोपोडिएटेड, मतलब स्यूडोपोडिया वाले, फ्लैजिला वाले, सीलिया वाले और कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल स्पोरोजोअन वाले, ऐसे प्रोटोजोअन्स की अपने को स्टडी करने को मिल रही है। तो आज की अपन सिर्फ और सिर्फ स्टडी करेंगे किसकी, डायनोफ्लाजिलेट्स की, ठीक है। बाकी की चीजें क्राइसोफाइट्स और बाकी चीजें अपन बाद में करेंगे, पता है ना, छोटी छोटी करके स्टडी करनी है, तो छोटे छोटे पार्टीशन में अपने को स्टडी करनी है, ताकि बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं हो और अपना काम भी होता रहे, ठीक बेटा। चलिए तो अपन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियंस की बात करते हैं। सबसे पहला उसमें अब देखो नाम से ही कंफर्म है ना, फोटोसिंथेटिक, खाना तो खुद से ये बनाते ही होंगे, और कैसे बनाते होंगे, लाइट की प्रेजेंस में बेटा ये अपना खाना बनाते होंगे या प्रिपेयर करते होंगे, ठीक है। फर्स्ट इसमें से अपने को मिलते हैं डायनोफ्लाजिलेट्स। डायनोफ्लाजिलेट्स का अगर अपन इनका एक जनरल क्लासिफिकेशन देखें तो ये डिवीजन पायरोफाइटा में रखे गए हैं। डिवीजन के पहले आपको याद है ना, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी थी वो कितनी थी, याद करो जल्दी से बताओ, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कितनी थी ये बेटा, यस 7 कैटेगरी थी ना। 7 कैटेगरी में क्या क्या था, KPCU FGS, याद है ना आपको, वो शॉर्टकट हमने आपको जो बताया था, KPCO FGS, K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम और स्टैंड डिवीजन, देन इसके बाद क्लास, देन फिर ऑर्डर, देन फिर फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीशीज, ये थी अपनी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और उसी कैटेगरी के आधार पे अपन कह रहे हैं कि मतलब क्या मिलेगा, प्रोटिस्टा डिवीजन, क्योंकि प्लांट की तरह से ये एक्टिविटी कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक है, ऐसे यहाँ पे मैंने डिवीजन टर्म लिया, पायरोफाइटा, और क्लास की बात करते हैं तो डायनोफाइसी, ठीक है। एक रफ जनरल इंट्रोडक्शन लिया, ज्यादा डीप के क्लासिफिकेशन के लिए कि आपको नीड नहीं है। अगर अपन इनकी हैबिटेट की बात करें ना बेटा, तो जितने भी डायनोफ्लाजिलेट्स हैं वो एक्वेटिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं बेटा, ये एक्वेटिक नेचर के होते हैं। अब एक्वेटिक नेचर में ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और मराइन वाटर भी ऑर्गेनिज्म ये हो सकते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों तरीके की कंडीशन में ये मिल सकते हैं। देन इनमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये फाइटोप्लैंक्टोनिक स्टेज में बहुत ज्यादा मिलते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो ये फाइटोप्लैंक्टन, देखो प्लैंक्टोनिक स्टेज मतलब सबसे बेसिक स्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ और लिविंग बीइंग्स, और उसमें भी क्या फाइटोप्लैंक्टोनिक, मतलब आगे चल करके इनसे प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ होगा। ये फाइटोप्लैंक्टोनिक प्लांट्स लाइक एक्टिविटी शो करते हैं, ऑब्वियसली फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी शो कर रहे हैं। इनका सेलुलर लेवल भी कुछ उसी तरीके का पिगमेंटेशन के फॉर्म में देखने को मिलेगा। उनके तौर पे अगर देखें पिगमेंट के बेस पे तो कुछ वैसा ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कंटेंट इनके जो होते हैं डायनोफ्लाजिलेट्स के, ये फाइटोप्लैंक्टन्स का रोल प्ले करते हैं, इसीलिए अपन ने कहा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है बेटा। फिर एक और पॉइंट अच्छा सा आता है, आपने जैसे देखो पिछली बार अपन ने क्या बताया था, रेड सी हमने बताया था ना प्रोटिस्टियंस के इंट्रोडक्शन में। रेड सी क्या होता है कि रेड वाटर के सरफेस पे रेड कलर के पिगमेंट वाले फाइटोप्लैंक्टन्स देखने को मिलते हैं, जो कि पूरा वाटर कलर को रेड कलर का दिखता है अपने को, या रेड कलर रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए अपन उसको रेड सी कह दिया। उसी को बात हो रही है रेड टाइड क्या होता है, ठीक है। रेड टाइड की अगर अपन बात करते हैं तो देखो दो डायनोफ्लाजिलेट्स हैं, और कौन से, जिम्नोडियम एंड गोनियालॉक्स, ठीक है। जिम्नोडियम एंड गोनियालॉक्स, ये दो ऐसे डायनोफ्लाजिलेट्स हैं
जो कि लार्ज नंबर में सी वाटर सरफेस पे डेवलप हो जाते हैं। इनकी लार्ज क्वांटिटी सी वाटर सरफेस पे डेवलप हो जाती है, जिसके कारण से वो जो वाटर करंट है या वो जो पानी की लहर है वो अपने को रेड कलर की दिखती है, और उस तरह के टाइड को अपन रेड टाइड का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, मत भूलिएगा ये डायनोफ्लैजिएट्स के कारण होते हैं, और इन दोनों डायनोफ्लैजिएट्स का नाम मत भूलना, क्या नाम है, जिम्नोडियम एंड गोनेलॉक्स। ठीक है बेटा। देन फिर ऐसे ही एक और आपको देखने को मिलेगी बेटा, गोल्डन डायनोफ्लैजिएट्स। गोल्डन डायनोफ्लैजिएट्स में अब देखो रेड कलर वाले में क्या था, इनके पास रेड कलर का पिगमेंट हुआ करता था, रेड कलर ये दिखते थे रेड कलर के। ऐसे ही जो गोल्डन वाले होंगे उनमें गोल्डन कलर के पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे, वो गोल्डन कलर रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा। तो इस कैटेगरी में आता है ज़ूज़ैंथेली। कौन? ज़ूज़ैंथेली। ये भी एक तरह का डायनोफ्लैजिएट्स है जो कि गोल्डन कलर रिफ्लेक्ट करता है ना। देखने में देखो कितने क्यूट से लग रहे होंगे, रेड कलर के फाइटोप्लैंक्टन, गोल्डन कलर के फाइटोप्लैंक्टन। अच्छा, फिर देखो एक और कैटेगरी मिलती है बायोल्यूमिनेसेंस डायनोफ्लैजिएट्स। कैसे मिलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस डायनोफ्लैजिएट्स। बायोल्यूमिनेसेंस में जो कलर इमिट करेंगे, जो क्या करेंगे, लाइट इमिट करेंगे या कलर इमिट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, इनमें अपने को मिलते हैं बेटा नॉक्टिल्यूका, गोनेलॉक्स, पायरोसिस्टिस एंड पायरोडिनियम। ठीक है, नॉक्टिल्यूका, गोनेलॉक्स, पायरोसिस्टिस एंड पायरोडिनियम। इसके अलावा और भी बहुत सारे डायनोफ्लैजिएट्स होते हैं जो कि लाइट इमिट करते हैं या बायोल्यूमिनेसेंस। जैसा आपने जुगनू देखा है ना बेटा, जुगनू क्या करता है, लाइट इमिट करता है, बायोल्यूमिनेटिंग एक्टिविटी शो करता है। कुछ इसी तरीके से इनमें भी लाइट इमिटिंग पावर होती है। ठीक। देन इसके बाद देखो एक और अच्छी पॉइंट बात मिलती है, ये फोटोसिंथेटिक तो होते ही हैं, यूनिसेलुलर भी होंगे क्योंकि प्रोटिस्टियंस है, यूनिसेलुलर भी होंगे, मोटाइल नेचर के होते हैं। मोटाइल है इसका मतलब इनमें फ्लैजिला मिलता होगा। और कितने फ्लैजिला मिलते हैं बेटा? बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, 2 फ्लैजिला मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों फ्लैजिला सेम लेंथ के हों या सेम एक्सिस पे हों। ठीक है, डिफरेंट फंक्शन के लिए ये परफॉर्म हो सकते हैं या ये रिस्पॉन्सिबल हो सकते थे बेटा। अब देखो अगर इनके कलर की बात करें कि सर अभी आपने बताया रेड कलर, गोल्डन कलर, तो और कौन कौन से कलर भी इनमें हो सकते हैं बेटा? तो देखिए इनमें अपने को मिलेगा गोल्डन कलर और ब्राउन कलर। ठीक है, गोल्डन एंड ब्राउन कलर तो इनका मेन कलर है, बेसिक कलर है ब्राउन और गोल्डन कलर। इसके अलावा जितने भी कलर देखने को मिले लाइक वाइज येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ये जितने भी कलर देखने को मिल रहे हैं ना, ये इनके पिगमेंट में कुछ चेंजिंग हो रही है, इनके पिगमेंट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उसके कारण से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके, अगर ड्यू टू कलर चेंज इन देयर पिगमेंट्स। ओके, देन फिर चलते हैं इनकी सेल की कंडीशन की बात करते हैं। सेल कवर्ड विद सेलुलोजिक प्लेट। ये आपको पॉइंट बड़ा अच्छे से मेमोराइज करके रखना है बेटा। ठीक है, इस पॉइंट पे हम स्टार लगा रहे हैं। इनकी जो सेल होती है वो सेलुलोजिक प्लेट से कवर होती है। इसका मतलब इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है बेटा? सेलुलोजिक प्लेट की। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है सेलुलोज का। ठीक है, देन इनके जो दोनों फ्लैजिला है, बोथ फ्लैजिला आर डिफरेंट। दोनों के दोनों फ्लैजिला डिफरेंट होते हैं। पहले अपन ने बताया था ना, दोनों फ्लैजिला डिफर होंगे, इक्वल नहीं होते। एक तो कैसा मिलता है ट्रांसवर्स कंडीशन में, और दूसरा मिलता है अपने को लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में। ट्रांसफर डायरेक्शन में होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में अपने को देखने को मिलते हैं। ये जो ट्रांसफर वाला जो फ्लैजिला है, ये देखने में अपने को रिबन लाइक मिलता है, मतलब लॉन्ग थ्रेड लाइक देखने को मिलेगा। ठीक है, जबकि जो दूसरा वाला होता है लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन वाला, ये नैरो होता है और ये स्मूथ होता है, नैरो एंड स्मूथ फ्लैजिला होता है। ठीक है, न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पे अपने को मैक्रो साइज का न्यूक्लियस देखने को मिलेगा या बीजो साइज का मिलेगा, मतलब लार्ज साइज का न्यूक्लियस डायनोफ्लैजिएट्स में देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे नहीं मिलेगी, यानी नेकेड होता है, अपन ने पहले बता दिया था। आरएनए यहाँ पे एब्सेंट होंगे, आरएनए भी नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को रिकॉर्ड रखना है। डायनोफ्लैजिएट्स में एक तो सेलुलोजिक प्लेट मिलती है, दूसरा स्टोन और आरएनए यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। देन अगर अपन इनके प्लास्टिड्स की बात करें तो इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट के फॉर्म में ए और सी मिलते हैं, मतलब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी इनमें अपने को देखने को मिलते हैं। इनकी बॉडी में म्यूसिलेज की कवरिंग मिलती है। ठीक है, इनकी बॉडी में म्यूसिलेज शीट भी देखने को मिलती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के नीचे मिलती है। ठीक है, मतलब पहले का सेलुलोजिक प्लेट, देन सेल मेम्ब्रेन, देन म्यूसिलेजिनस
कवरिंग, ठीक है बेटा, म्यूसिलेजिनस कवरिंग देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें ये वाला एरिया सेलुलोजिक प्लेट का और ये वाला एरिया सेल मेम्ब्रेन का, और इसके बाद ये जो थर्ड एरिया रहेगा ये कौन सा रहेगा, म्यूसिलेज कवरिंग का। हम इसको लिख देते हैं सेलुलोजिक प्लेट, ठीक है, और ये वाला क्या हो गया, जिसको हमने शॉर्टकट में सीएम लिखा, सेल मेम्ब्रेन का, और इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, म्यूसिलेज बॉडी, ठीक है, म्यूसिलेज बॉडी। ये थर्ड लेयर जो है वो म्यूसिलेज बॉडी को रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है बेटा। देन एक इनमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता है, दैट वन कॉल्ड प्यूस्यूल। क्या नाम होता है इसका, प्यूस्यूल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने को मेमोराइज करना है। इट इज नॉन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या है ये, नॉन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। नॉन कंट्रैक्टाइल मतलब समझ लो कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे एब्सेंट ही होती होगी, ठीक है। नॉन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट नियर फ्लैजिलर बेस। फ्लैजिला का जहाँ पे बेस होगा, फ्लैजिला का जो बेसल बॉडी होगा, वहां पे एक नॉन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल मिल रही है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फ्लोटेशन के लिए एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। मतलब जो काम एक्चुअल में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल करती थी वही काम यहाँ पे प्यूस्यूल कर रहे हैं, ठीक है। ऑस्मोरेगुलेशन का भी काम कर रहे हैं और फ्लोटिंग में भी हेल्प कराने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ मिल रहा है, फ्लैजिला के बेस पे। तो अपने को प्यूस्यूल का वर्क याद रखना है। क्या है ये प्यूस्यूल, नॉन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, फ्लोटिंग और ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करेगी, ठीक है बेटा। फिर देखो अगले पॉइंट में आपको देखने को मिल ही गया होगा, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट, ठीक है। देन रिजर्व फूड मटेरियल की अगर अपन बात करते हैं तो इट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ऑयल। स्टार्च और ऑयल के फॉर्म में फूड मटेरियल क्या यहाँ पे स्टोर होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा, अगर अपन डायनोफ्लैजिलेट्स के, तो ये जनरली अपने को सेल डिवीजन के थ्रू देखने को मिलता है। इस एक्चुअल रिप्रोडक्शन को डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही, वो तो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे सेल डिवीजन अपने को देखने को मिलेंगे। जनरली अभी तक क्या होता था, अमाइटोसिस की कहानी होती थी, बट यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस की कहानी देखने को अपने को मिल रही है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट का फॉर्मेशन होता है इस एक्चुअल के टाइम पे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सभी में तो देखने को नहीं मिलता, कुछ ऑर्गेनिज्म में अपने को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स में, और वो आइसोगैमस और एनाइसोगैमस टाइप का हो सकता है। या तो आइसोगैमस होगा, आइसोगैमस आपको याद है ना बेटा, जिसमें दोनों के दोनों गैमेट की मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती थी। एनाइसोगैमस में मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते थे मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, तरीके का देखने को मिला। लाइफ साइकिल की अगर अपन इसकी बात करें तो बिल्कुल जाइगोटिक और गैमेटिक दोनों तरीके की लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। अगर जाइगोटिक के बारे में बात करें तो अपन केराटियम या जिम्नोडियम में, और गैमेटिक लाइफ साइकिल की बात करें तो नॉक्टिलुका में अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपन इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो कुछ बहुत ज्यादा खास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो नहीं है, क्योंकि अब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस का रोल प्ले कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो इवॉल्व करेंगे ही, वो उनका एक मेजर रोल है ही। उसके अलावा अगर बात करें तो ये जो अपना गाइनोलॉक्स होता है ना, ठीक है, गोनालॉक्स कैटेनेला, ये क्या करता है बेटा, ये पॉइजनस होता है।